हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणय कुमार एंड यू आर वाचिंग ISPCL सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फरवरी 2025 महीने के प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह जो विधेयक है वह 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा मुख्य रूप से दो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि 129वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 82(1) यानी कि 82 का सब क्लॉज ए संविधान में जोड़ा जाएगा तथा आर्टिकल 83, 172 एंड 327 आर्टिकल में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो एक देश एक चुनाव से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हैं, उस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने के तदुपरांत ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि एक संयुक्त संसदीय दल को प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें कि टोटल 39 यानी कि 39 सदस्य हैं। और इस 39 सदस्य में जो 27 सदस्य हैं वो लोकसभा से हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा से हैं। और इस जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना है यानी कि जो संयुक्त संसदीय दल बना है, इसके अध्यक्ष हैं PP चौधरी। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वह है रामनाथ कोविंद समिति। रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 ईस्वी को एक देश एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने कि 14 मार्च 2023 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट दी। इस समिति में मुख्य रूप से 32 दलों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया तथा 15 राजनीतिक दलों ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है PSLV C59। यदि PSLV C59 की बात करें तो देखिए, इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोवा 3 को PSLV C59XL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन के माध्यम से सफल प्रक्षेपण किया है। यदि हम लोग PSLV की बात करें तो वर्तमान समय में PSLV के मुख्य रूप से दो वर्जन है। पहला जो वर्जन है वह एक सामान्य वर्जन है और जो दूसरा वर्जन है वह मुख्य रूप से XL यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन है। इसकी यदि हम लोग बात करें तो PSLV की यह टोटल 61वीं उड़ान थी, लेकिन PSLV XL यानी कि PSLV की एक्स्ट्रा लार्ज व्हीकल की यह मुख्य रूप से 26वीं उड़ान थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है 57वां टाइगर रिजर्व। यदि हम लोग 57वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी वन्य जीव अभयारण्य को 57वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। अब यदि इसके पूर्व यदि हम लोग 56वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो वह भी छत्तीसगढ़ के मुख्य रूप से गुरु घासीदास वन्य जीव अभयारण्य को 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान समय में यानी कि 2022 ईस्वी तक जो टाइगर सेंसस हुई थी उसके अनुसार वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2022 ईस्वी तक भारत में बाघों की संख्या 3682 थी, जो कि वर्ष 2018 ईस्वी की तुलना में 24.1% ज्यादा थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स INS तुसिल। यदि INS तुसिल की हम लोग बात करें तो वर्ष 2016 ईस्वी में भारत सरकार ने रूस के साथ INS तुसिल का निर्माण करने के लिए समझौता किया था, जो कि जो INS तुसिल है वह मुख्य रूप से क्रिबार्का श्रेणी का एक युद्धपोत है। और देखिए, सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 2016 ईस्वी में जो भारत सरकार ने रूस के साथ समझौता किया था उसके अनुसार मुख्य रूप से 6 युद्धपोत का निर्माण किया जाना था, जिसमें कि 4 ऐसे युद्धपोत होंगे जो कि रूस में निर्माण किया जाना था और 2 युद्धपोतों का निर्माण भारत में किया जाना था। अब यदि हम लोग INS तुसिल की गति की बात करें तो जो INS तुसिल है इसकी जो गति है वह 30 नॉट INS तुसिल की गति है। इसके अलावा यदि हम लोग किलोमीटर में बात करें तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से INS तुसिल गति करेगा। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है नागास्त्र 1। देखिए, यदि नागास्त्र 1 की बात करें तो हाल ही में भारत के सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित यह एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। यदि अब लोग सोलर इंडस्ट्रीज की बात करें तो सोलर इंडस्ट्री जो है वह भारत के निजी रक्षा
उद्योग है जिसके द्वारा नागास्त्र नाम से एक स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का निर्माण किया गया है। इस यदि ड्रोन की हम लोग रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर इस ड्रोन का रेंज है तथा 1 केजी विस्फोटक के साथ यह 60 से 90 मिनट तक यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक यह हवा में उड़ान भर सकता है 1 केजी विस्फोटक पदार्थ के साथ। और इसकी जो रेंज है वह 30 किलोमीटर नागास्त्र 1 की रेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है वन रिपोर्ट 2023। तो दिसंबर 2024 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा वन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। देखिए प्रतियोगिता दर्पण जब आप मैगजीन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 21 जनवरी 2024 ईस्वी को वन रिपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, लेकिन वह मुख्य रूप से जनवरी नहीं बल्कि 21 दिसंबर 2024 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा वन रिपोर्ट 2023 की आंकड़े को जारी किया गया। और यदि वन रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो वन रिपोर्ट है वह 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और उसके उपरांत प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि वन रिपोर्ट 2023 की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल वन है 715,343 स्क्वायर किलोमीटर भारत में कुल वन है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। यदि हम लोग 2021 ईस्वी की डाटा से इसकी तुलना करें तो कुल वन में 2021 ईस्वी की तुलना में 156 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से यदि हम लोग कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में जो कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है वह है 112,014 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 3.41% है। और यदि इसमें हम लोग 2021 ईस्वी की तुलना में वृद्धि की बात करें तो जो वन रिपोर्ट 2023 ईस्वी है उसमें वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में 2021 ईस्वी की तुलना में 1289 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से यदि हम लोग कुल वन एवं वृक्ष की बात करें तो 827,357 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि है वह कुल वन एवं वृक्ष से आच्छादित है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। और इसमें वर्ष 2021 ईस्वी की तुलना में 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। तो देखिए ये जो 3 डाटा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यदि हम लोग सर्वाधिक वन की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में जो सर्वाधिक वन वाले 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़। ये टॉप 3 ऐसे राज्य हैं जहां की भारत में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अब यदि सर्वाधिक वन पाए जाने वाले प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन पाए जाने वाले राज्यों की हम लोग बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाया जाता है लक्षद्वीप 91.33%, उसके बाद दूसरा है मिजोरम 85.34% और तीसरा है अंडमान निकोबार 81.62%। अब देखिए, अब यदि हम लोग भारत में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें कि वन क्षेत्र के मामले में भारत में सर्वाधिक वृद्धि किन 3 राज्यों में यानी कि सर्वाधिक वृद्धि वाले टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले टॉप 3 स्टेट की बात करें तो सबसे पहला स्थान पर है मिजोरम, दूसरा स्थान पर है गुजरात और तीसरा स्थान पर है उड़ीसा। यदि मिजोरम में वृद्धि की बात करें तो वह है 242 स्क्वायर किलोमीटर और दूसरा है गुजरात जिसमें कि 180 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है और तीसरा है उड़ीसा जिसमें कि 152 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। इसी प्रकार से यदि हम लोग वन एवं वृक्ष दोनों के मामले में कुल वृद्धि की बात कर रहे हैं और इसके संदर्भ में यदि टॉप 3 स्टेट की हम लोग बात करें तो देखिए वन एवं वृक्ष दोनों के मामले में जो सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है वह छत्तीसगढ़ में वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पर स्टेट है वह है उत्तर प्रदेश और तीसरा नंबर पर जो स्टेट है वह है उड़ीसा। यदि हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 684 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। दूसरा उत्तर प्रदेश में 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है और तीसरे नंबर पर जो स्टेट है वह है उड़ीसा जिसमें कि 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। ध्यान दीजिए, यह जो उड़ीसा है उसमें मुख्य रूप से 558 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। यही कारण है कि उड़ीसा तीसरे स्थान पर आ गया है।
नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 19 स्टेट यानी कि 19 राज्य ऐसे हैं जहां की 33% से अधिक वन पाए जाते हैं तथा 16 राज्य ऐसे हैं जहां की वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों में कमी देखने को मिली है। तो ध्यान दीजिए 19 राज्यों में 33% से अधिक वन पाए जाते हैं तथा 16 राज्यों में वन एवं वृक्ष क्षेत्रों में 2021 ईस्वी की तुलना में कमी देखने को मिली है। इसी प्रकार से यदि हम लोग मैंग्रोव वनस्पति या कच्छ वनस्पति की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर कच्छ वनस्पति है, जो कि संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का देखिए हाँ, ये जो कच्छ वनस्पति है वह वर्तमान समय में भारत में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर की कच्छ वनस्पति है। इसमें वर्ष 2021 ईस्वी की तुलना में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग कुल कार्बन स्टॉक की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 7,285.5 मिलियन टन का कुल कार्बन स्टॉक देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त यदि हम लोग सर्वाधिक कच्छ वनस्पति वाले राज्यों की बात करें यानी कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाने वाले राज्यों की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है वेस्ट बंगाल यानी कि टॉप 1 वेस्ट बंगाल, दूसरा स्थान पर है गुजरात और तीसरा स्थान पर है जो कि यूनियन टेरिटरी है वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है सीरिया में तख्ता पलट। हाल ही में सीरिया में असद सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया और जब तख्ता पलट किया गया उस समय सीरिया के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बशर अल असद। इन्होंने तख्ता पलट के उपरांत रूस में राजनीतिक शरण लिए। इसके अलावा यदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करें तो देखिए जो सीरिया में जब तख्ता पलट किया जा रहा था उस समय जो विरोधी गुट का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था मोहम्मद अल बशीर। यानी कि सीरिया में तख्ता पलट के उपरांत जब कार्यपालक सरकार का गठन हुआ यानी कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो उस अंतरिम सरकार का प्रमुख बने मोहम्मद अल बशीर। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आप लोग को जानकर आश्चर्य होगी कि जो सीरिया में तख्ता पलट का नेतृत्व किया उस विरोधी गुट का नाम था HTS। यानी कि HTS की हम लोग पूर्ण रूप की देखें तो हयात तहरीर अल शाम HTS का पूरा नाम है, जिसने कि सीरिया में बशर अल असद सरकार को तख्ता पलट कर दिया और अंततः बशर अल असद को रूस में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी। दूसरा है इंडिया एवं ब्रिटेन के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया। अब यदि हम लोग इंडिया एवं ब्रिटेन के मध्य 2+2 वार्ता की बात करें तो देखिए इस संदर्भ में जो पहली वार्ता हुई थी वह वर्ष 2023 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन के मध्य पहली 2+2 स्तर की वार्ता हुई थी जो कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। और वर्ष 2024 ईस्वी में भी जो 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया वह भी नई दिल्ली में ही किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया एवं ब्रिटेन के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन तीसरी बार अर्थात वर्ष 2025 ईस्वी में किया जाएगा, वह ब्रिटेन में किया जाएगा। और 2+2 वार्ता के अंतर्गत मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय 2+2 वार्ता के अंतर्गत शामिल होते हैं दोनों तरफ से। यानी कि भारत और ब्रिटेन के मध्य जब 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया तो भारत से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे और ब्रिटेन से भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। तो वर्ष 2024 ईस्वी में भारत और ब्रिटेन के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया, वह नई दिल्ली में किया गया और भारत एवं ब्रिटेन के मध्य इस प्रकार की पहली वार्ता का आयोजन वर्ष 2023 ईस्वी में ही किया गया था। और अगला 2+2 वार्ता का आयोजन ब्रिटेन में वर्ष 2025 ईस्वी में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ प्रमुख पड़ोसी देशों की नेताओं की भारत यात्रा। तो देखिए भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 5 से 6 दिसंबर तक भारत की यात्रा की। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स याद करने के लिए नहीं है, इसी कारण इसका हम लोग डिटेल नहीं किए। लेकिन जब श्रीलंकाई राष्ट्रपति भारत आते हैं तो इससे संदर्भ में काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिन्हें की याद करने की ज़रूरत है। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 15 से 17 दिसंबर तक भारत की यात्रा की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अनुरा कुमारा दिसानायके हैं उनकी यह पहली विदेश यात्रा थी। यानी कि अनुराग कुमारा दिसानायके द्वारा अपने पदभार संभालने के उपरांत यानी कि राष्ट्रपति बनने के बाद इनकी पहली विदेश यात्रा भारत ही है। अब यदि इसके संदर्भ में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करें तो देखिए
पहली विदेश यात्रा इनकी भारत हुई, अभी मैंने बता दिया। इसके अलावा रामेश्वरम एवं तलाई मन्नार के बीच में यात्री नौका सेवा को प्रारंभ करने के संदर्भ में भी समझौता हुए हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह का पुनर्वास भी भारत द्वारा किया जाएगा, इससे संदर्भ में बातचीत भी प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट है शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी, अर्थात भारत की सहायता से जो श्रीलंका में शामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है उसकी निर्माण करने की प्रक्रिया को और तीव्र किया जाएगा। नेक्स्ट है भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो द्विपक्षीय कारोबार है वह अधिक से अधिक स्थानीय मुद्रा में ही किए जाएंगे। और इसके अलावा भारत एवं श्रीलंका आपसी सहमति के उपरांत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2024-25 ईस्वी की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 5.4% रहा, जो कि पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम है। यदि वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में हम लोग जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो वह मात्र 5.4% रहा है, जो कि इसी अवधि में यानी कि दूसरी तिमाही में ही जो वर्ष 2023-24 ईस्वी था उसकी तुलना में यह कम रहा है। अब यदि हम लोग बात करें स्थिर मूल्य पर यह 5.4% की वृद्धि दर रही है, जबकि पूर्व वित्तीय वर्ष में यह 8.1% की वृद्धि दर रही थी। और यह जो आंकड़ा है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। स्थिर मूल्य पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021-22 ईस्वी में 9.7% थी, वर्ष 2022-23 ईस्वी में यह 7% रही है और वर्ष 2023-24 ईस्वी में यह 8.2% की जीडीपी वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर देखने को मिली है। और यह जो आंकड़ा है वह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSAO द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आधार वर्ष से संबंधित। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आधार वर्ष जो कि वर्ष 2011-12 ईस्वी है उसे परिवर्तित कर 2022-23 करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर और इस समिति में टोटल 26 सदस्य होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आधार वर्ष को वर्ष 2011-12 ईस्वी से परिवर्तित कर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2022-23 ईस्वी। और इस संदर्भ में एक समिति का भी गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदर और इस समिति में टोटल 26 सदस्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि किसानों के लिए कृषिगत लागत में वृद्धि को देखते हुए जमानत एवं गारंटी के बिना जो ऋण प्रदान किया जाता था उसकी जो उच्चतम सीमा 1.5 लाख रुपया थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। यानी कि इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सपोज ए कोई किसान है, यह यदि एक किसान ए यदि कोई ऋण लेता है तो वह गैर जमानती यानी कि बिना जमानत और गारंटी के वह 1.5 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता था पूर्व में, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अब इसमें 50,000 की वृद्धि कर दी गई और वर्तमान समय में बिना जमानत एवं गारंटी के प्रत्येक किसान द्वारा रुपया 2 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में भारत में 8.09 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि केंद्र सरकार को अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं। और यह जो आंकड़ा है वह वर्ष 2023-24 की तुलना में आंकड़े में 9.3% की वृद्धि देखने को मिली है, अर्थात वर्ष 2022-23 ईस्वी में 7.40 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि केंद्र सरकार को इनकम टैक्स दे रहे थे, लेकिन वर्ष 2023-24 ईस्वी में यह आंकड़ा बढ़कर 8.09 करोड़ हो गया, यानी कि इस आंकड़ा में 9.3% की वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन के पिंगजियांग काउंटी क्षेत्र में सोना का विश्व का सबसे बड़ा भंडार का पता लगा है। और यह जो भंडार है वह इसका पता चीन के पिंगजियांग काउंटी क्षेत्र में लगा है। यदि सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो वर्तमान समय में सोना का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी चीन ही है। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा विश्व कप से संबंधित। तो देखिए यदि फीफा विश्व कप की हम लोग बात करें तो वर्ष 2026 ईस्वी में फीफा विश्व कप का आयोजन कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका में किया जाएगा और इसमें कुल 48 टीम यानी कि 48 टीम शामिल होंगी वर्ष 2026 ईस्वी में। लेकिन जो वर्ष 2030 ईस्वी का जो फीफा विश्व कप है इसका आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा, वर्ष 2030 ईस्वी में
फीफा विश्व कप का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में किया जाएगा, तथा जो वर्ष 2034 ईस्वी है उसमें सऊदी अरब में फीफा विश्व कप का आयोजन वर्ष 2034 ईस्वी में सऊदी अरब में किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोग पहला फीफा विश्व कप की बात करें तो वैश्विक स्तर पर पहले फीफा विश्व कप का आयोजन वर्ष 1930 ईस्वी में उरुग्वे में किया गया था। अब यदि हम लोग भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा की बात करें तो देखिए 1981 ईस्वी के उपरांत पहली बार, यानी कि लगभग 42 वर्ष के उपरांत पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा हुई है। 43 वर्षों के उपरांत भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा संपन्न हुई और अंतिम समय में, यानी कि अंतिम बार, अभी से लेकर अंतिम बार वर्ष 1981 ईस्वी में इंदिरा गांधी की कुवैत यात्रा संपन्न हुई थी। कुवैत में यदि कुवैत की कुल जनसंख्या में प्रवासी भारतीयों में भारत की बात करें तो प्रवासी भारतीयों में देखिए यह जो सेक्शन है वो कह रहा है कि कुवैत की कुल जनसंख्या में 21% भारतीय प्रवासी हैं, जो कि सबसे बड़ा प्रवासी समूह है कुवैत में। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो 26वें अरेबियन गल्फ कप द्विवार्षिक फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इसके अलावा कुवैत का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। तो यह संभवतः भारतीय प्रधानमंत्री को विदेशी देशों द्वारा मिले 20वां सम्मान था। तो कुवैत ने अपनी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया। वर्ष 2023-24 ईस्वी में भारत एवं कुवैत के मध्य जो द्विपक्षीय कारोबार था वह 10.47 अरब डॉलर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहडेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक की उपाधि प्रदान की गई और भारत एवं नेपाल के मध्य यह जो व्यवस्था है वह 1950 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। यानी कि भारत नेपाल के स्थल सेनाध्यक्ष को भारतीय जनरल रैंक के समकक्ष की उपाधि देता है तथा नेपाल सेना द्वारा भी भारतीय थल सेनाध्यक्ष को जनरल रैंक की मानद उपाधि प्रदान की जाती है और यह जो व्यवस्था है वह 1950 ईस्वी से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह है केन बेतवा लिंक परियोजना। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसे 25 दिसंबर 2024 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया और इसके अंतर्गत केन नदी की पानी को नहर के माध्यम से या एक चैनल के माध्यम से बेतवा नदी में लाया जाएगा। इसके साथ साथ यह जो केन बेतवा लिंक परियोजना है इसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट के रूप में 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा तथा इसके अंतर्गत जो सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी उसके माध्यम से टोटल 27 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस जो लिंक परियोजना है उसकी कुल राशि है 44,605 करोड़ रुपया। इससे लाभान्वित 2 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट सागर का फुल फॉर्म है। देखिए यह जो सागर परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेसिकली सागर परियोजना को भारत सरकार ने हिंद प्रशांत के क्षेत्रों में अवस्थित देशों के लिए प्रारंभ किया है। तो सागर का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। नेक्स्ट यदि न्यू अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा कुछ प्रमुख राज्यों में नए राज्यपाल को ट्रांसफ़र किया गया और 2 नए राज्यपाल भी बनाए गए हैं। तो देखिए उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति और यदि बिहार की राज्यपाल की बात करें तो बिहार के वर्तमान समय में जो राज्यपाल बने हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा जो पूर्व में बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको बिहार से हस्तांतरित कर केरल भेज दिया गया। अर्थात केरल के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मिजोरम में और मणिपुर इन 2 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो जो मिजोरम के राज्यपाल हैं उनका नाम है जनरल बीके सिंह, ये पूर्व थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। और जो मणिपुर में राज्यपाल बने हैं उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की हम लोग बात करते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है यह इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में की गई थी और ये जो बी रामास्वामी सुब्रमण्यम है इन्होंने अरुण कुमार मिश्र का स्थान लिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष का चुनाव एक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में 5 लोग शामिल होते हैं जिनमें कि
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति भी, यानी कि कुल 6 लोगों की एक समिति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और इस समिति में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन अर्थात विपक्ष के नेता, ये 6 सदस्यों की एक समिति द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। और वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा बी रामा सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बी रामा सुब्रमण्यम जो है वे अरुण कुमार मिश्र का स्थान लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित। तो देखिए, हाल ही में भारत के न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यास परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा वह 12 नवंबर 2028 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होगा संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यास परिषद के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शक्तिकांत दास के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार से संबंधित है। तो पहला और महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह है व्यास सम्मान वर्ष 2024 ईस्वी का। यदि व्यास सम्मान वर्ष 2024 में 34वां व्यास सम्मान दिया गया है सूरजबाला को, उनकी कौन देश को बासी बेनू की डायरी के लिए सूरजबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है 33वां व्यास सम्मान। तो यदि 33वां व्यास सम्मान की बात करें तो 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को यादें और यादें के लिए दिया गया था। तो ये जो दोनों पुरस्कार हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस इंडिया यूएसए वर्ष 2024 का। यदि वर्ष 2024 का मिस इंडिया यूएसए की बात करें तो मिस इंडिया यूएसए वर्ष 2024 ईस्वी के लिए कैटलिन सैंड्रा नील को प्रदान किया गया है। यह 19 वर्ष की भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यदि साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार है और टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि 24 भाषाओं में 22 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं तो ऐसी हैं जिनका कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य 2 भाषाएं की हम लोग बात करें तो अन्य 2 भाषा में एक भाषा है अंग्रेजी और जो दूसरी भाषा है उसका नाम है राजस्थानी। यानी कि अंग्रेजी और राजस्थानी के साथ साथ 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के सभी विषयों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो हिंदी के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है वह गगन गिल को कविता संग्रह मैं जब तक आई बहार के लिए गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। वहीं यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में स्प्रिट नाइट्स नामक एक नॉवेल के लिए स्टरीन कीरे को इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और मैथिली में प्रबंध संग्रह नामक निबंध के लिए महेंद्र मालंगिया को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में 22 भाषा तो ऐसे हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं और 2 भाषा ऐसे हैं जो कि एक भाषा इंग्लिश है और दूसरी जो भाषा है वह है राजस्थानी। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2024 ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ एथलीट। यदि वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करें तो पुरुष श्रेणी में लेटसाइल टोबोगा जो कि बोत्सवाना के रहने वाले हैं उनको पुरुष श्रेणी में वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का अवार्ड प्रदान किया गया है। और महिला की श्रेणी में नीदरलैंड की सिफान हसन को वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। यदि फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात करें तो पुरुष श्रेणी में ब्राजील के विनीसियस जूनियर को प्रदान किया गया है और महिला श्रेणी में स्पेन के एताना बोनमाती को फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो नेक्स्ट है वह है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। यदि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की बात करें तो वर्ष 2024 ईस्वी के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से वर्ष 2024 ईस्वी के लिए टाइम CEO ऑफ द ईयर जो है वो लिसा सू को प्रदान किया गया है। यह AMD नामक कंपनी की CEO है। और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर वर्ष 2024 ईस्वी के लिए कैटलिन क्लार्क को प्रदान किया गया है। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट है टाइम CEO ऑफ द ईयर लिसा सू को प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट है टाइम एथलीट्स ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क को प्रदान किया गया है। अब हम लोग यदि विश्व एड्स दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो वर्ष 2024 ईस्वी में मनाया गया विश्व एड्स दिवस का थीम है सही रास्ते पर चलें, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। नेक्स्ट है वर्ष 2025 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2012 ईस्वी को भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। नेक्स्ट ही है कि वर्ष 2025 ईस्वी को शांति और विश्वास का भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 ईस्वी को ही ग्लेशियरों का संरक्षण के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि वर्ष 2025 ईस्वी को सामान्यतः 3 क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, दूसरा शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और तीसरा ग्लेशियरों का संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 ईस्वी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक की बात करते हैं, पुस्तक एवं लेखक। तो देखिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण पुस्तक है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड पार्टी लाइन्स। इसके जो लेखक हैं वे हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है ऑल दिस लव, इसके लेखक हैं आशीष बगरेचा। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है द सैटेनिक वर्सेस। तो देखिए यह जो द सैटेनिक वर्सेस है इसके लेखक है सलमान रश्दी। यह पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब इस पुस्तक की रचना की गई थी अर्थात जब पुस्तक प्रकाशित हुआ था उस समय केंद्र सरकार द्वारा इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पुस्तक पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया, अर्थात यह पुस्तक अब बाजार में उपलब्ध हो गई है। तो इसी कारण सलमान रश्दी की यह जो पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है स्पिरिट नाइट्स, जो कि ईस्टर्न कीरे द्वारा लिखा गया है। तो यह जो 4 हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। नेक्स्ट 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन नई दिल्ली में संपन्न किया गया। तो सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो देखिए यह जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसका जो फोकस कंट्री है वह है फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं सूर्य किरण एक्सरसाइज। यदि सूर्य किरण एक्सरसाइज की बात करें तो यह जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है वह भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। तो वर्ष 2024 ईस्वी में सूर्य किरण एक्सरसाइज को नेपाल के सलझंडी में इसका आयोजन किया गया। देखिए इससे संबंधित एक्सरसाइज से संबंधित हाल ही में 17वीं बीपीएससी में जो 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें एक्सरसाइज से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत एवं जापान के मध्य जीमेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो इसी प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिए सूर्य किरण एक्सरसाइज जो कि भारत एवं नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है, इस एक्सरसाइज का आयोजन है वह नेपाल के सलझंडी जिले में या नेपाल के सलझंडी नामक स्थान पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्लाइनेक्स। यदि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज की बात करें तो यह भारत एवं श्रीलंका के मध्य इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यह जो स्लाइनेक्स एक्सरसाइज है इसका पहली बार आयोजन वर्ष 2005 ईस्वी में किया गया था और वर्तमान समय में यानी कि वर्ष 2024 ईस्वी में स्लाइनेक्स एक्सरसाइज का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। भारत की तरफ से इसमें INS सुमित्रा नामक युद्धपोत शामिल हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में 900 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है तथा 28वें निर्माण दिवस के उपलक्ष्य पर 800 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। तो आप लोग इसे नोट करते चले, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुषों की जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत 5वीं बार विजेता बना। इस जो जूनियर एशिया कप हॉकी है इसका आयोजन किया गया ओमान के मस्कट में। नेक्स्ट पॉइंट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। यदि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो इसका आयोजन मुंबई में देखिए जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई दूसरी बार इसका लगातार चैंपियन बना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है
श्रीलंका के शमसी सिल्वा एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यह जो श्रीलंका के शमसी सिल्वा है वह वर्तमान समय में जो एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इन्होंने पूर्व अध्यक्ष जय शाह का स्थान ग्रहण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है रविचंद्रन अश्विन से संबंधित। तो हाल ही में रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें जो कि खेल से ही संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फार्मूला 1 रेस से, यदि फार्मूला 1 रेस की बात करें तो फार्मूला 1 रेस का विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन बने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला 1 रेस का विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन बने हैं। विश्व के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन गुकेश डी बने हैं, जो कि मात्र और मात्र 18 वर्ष के हैं और इन्होंने विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। यानी कि विश्व के सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीतने वाले गुकेश डी जो हैं, जो कि मात्र और मात्र 18 वर्ष के हैं, इन्होंने विश्वनाथन आनंद के पश्चात यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ अविस्मरणीय तथ्य से संबंधित, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण अविस्मरणीय तथ्य होंगे। तो पहला पॉइंट है, हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 2022-23 के दौरान भारत के लगभग सभी राज्यों में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि का उल्लेख किया गया है। तो यह जो रिपोर्ट या आंकड़ा है वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में नेक्स्ट प्रश्न है 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो यह जो परियोजना है इसका आधिकारिक शुभारंभ है वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 किस अधिनियम में संशोधन करेगा। तो यह जो अधिनियम है वह खान और खनिज अधिनियम 1957 ईस्वी में संशोधन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो कि भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी। तो हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में एक अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह प्रस्ताव जो है वो खारिज हो गया। तो इस प्रश्न कह रहा है कि खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस लाया गया, जो कि भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली घटना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। तो बीमा सखी योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। तो महाभियोग की यह प्रक्रिया का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो महाभियोग की इस प्रक्रिया का जो संबंध है वह अनुच्छेद 124(4) से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में RBI ने मूल हंटर AI नामक एक AI संचालित मॉडल बनाया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका निर्माण जो है वह केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब बेंगलुरु द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के किस क्रम के या किस नंबर के गवर्नर बने हैं। तो जो संजय मल्होत्रा है वह भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2024 ईस्वी का बैकॉम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यदि वर्ष 2024 ईस्वी का बैकॉम पुरस्कार की बात करें तो देवनूर महादेव को वर्ष 2024 ईस्वी का बैकॉम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट यदि कुछ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो देखिए, पहला और महत्वपूर्ण है कि 6 से 8 दिसंबर 2024 ईस्वी के बीच संपन्न मनामा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो मनामा वार्ता में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह माननीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
कि हाल ही में सुर्खियों में रहा हयात तहसीर अल शाम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए यह जो हयात तहसीर अल शाम है इसका नेतृत्व है वह अब्बू मोहम्मद अल जुलानी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। और यह जो हयात तहरीर अल शाम है यह मुख्य रूप से सीरिया से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौते में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र यानी कि MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन से निलंबित कर दिया है। तो इस समझौते पर मूल रूप से दोनों देशों के बीच किस वर्ष समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो भारत एवं स्विट्जरलैंड के मध्य यह जो समझौता है वह वर्ष 1994 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि INS तुसील जिसे 9 दिसंबर 2024 ईस्वी को तटीय शहर कालिनग्राद में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि वर्ष 2016 ईस्वी में भारत सरकार ने रूस के साथ 6 युद्धपोत का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया था। उसी के अंतर्गत INS तुसील भी है जिसे कि निर्माण किया गया है रूस द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है। तो इन्होंने चीन के डिंग लिरेन को हराया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि वर्ष 2034 ईस्वी का जो फीफा विश्व कप होगा इसका आयोजन सऊदी अरब द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए यह जो विश्व मलेरिया रिपोर्ट है इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है। तो हाल ही में ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता अर्थात CPTPP का 12वां सदस्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें तो नेक्स्ट और आज का लास्ट पॉइंट कह रहा है कि हाल ही में मिखाइल कैबेशवली किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए यह जो मिखाइल कैबेशवली है वह हाल ही में जॉर्जिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।